चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IAS 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग, और IAS 33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड में हमने दो तरह की EPS कैलकुलेट करनी है, दो तरह की EPS की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात करनी है। एक हमारे पास एक बेसिक EPS, एक हमारे पास डायल्यूटेड EPS। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लास से एंड तक हमारे पास बेसिक EPS के जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास के एंड में हमने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल रीड किया था बेसिक EPS के हवाले से, उससे भी आज सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हम डायल्यूटेड EPS का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। थोड़ा सा क्विक रिकैप करवाता हूं कि बेसिक EPS में मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर किए, बेसिक EPS में मैंने क्या किया, बातों को ध्यान में रखना। देखिए, बेसिक EPS या बेसिक लॉस पर शेयर एक कंपनी का बेसिक EPS या बेसिक LPS एक शेयर होल्डर को, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ये वर्कआउट करके देता है कि पूरे साल पे कंपनी के एक शेयर ने कितना कमाया, पूरे साल कंपनी के एक ऑर्डिनरी शेयर ने कितना कमाया या कितना गवाया। ये हमारा बेसिक EPS या बेसिक LPS का नंबर प्रेजेंट कर रहा होता है। सबसे पहले आपने मैं बताया कि अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सेपरेटली प्रेजेंट हो रहा है तो आपने कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का EPS सेपरेटली कैलकुलेट करना है एक बार। इसके बाद जब हमने बेसिक EPS का फॉर्मूला देखा, सर हम पूरे साल की प्रॉफिट्स, पूरे साल के प्रॉफिट्स का स्पेसिफिकली वो हिस्सा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की बकेट में, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जेब में जाना है, वो नंबर कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय पूरे साल ऑन एन एवरेज कितने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे, सर ये नंबर हमने कैलकुलेट करना है और इन दोनों को सिंपली डिवाइड करके हमारे पास बेसिक EPS का नंबर आ जाएगा। अब सबसे पहला फिगर प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये नंबर हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाता है। जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर हो उसमें से हमने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसमें से सिर्फ हमने इक्विटी नेचर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करना है। याद रखिएगा कि अगर तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी नेचर का है तो इसका डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस नहीं होगा। रीजन बीइंग के लायबिलिटी नेचर का प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है इज एज गुड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस, और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वर्किंग में ऑलरेडी माइनस हुआ है। अगर इक्विटी नेचर का कोई प्रेफरेंस शेयर है तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट या जो लेंथी डिस्कशन थी वो हमने की थी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, कि पूरे साल का जो मैं वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर का नंबर कैलकुलेट करता हूं। अब इसमें मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं जिसके नतीजे में कंपनी के शेयर्स या तो बढ़ेंगे या कंपनी के शेयर्स कम हो रहे होंगे। इन सारे इवेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में ब्रेक किया था। नंबर वन, एक ऐसा चेंज इन नंबर ऑफ शेयर जिसके नतीजे में कंपनी के अंडरलाइंग रिसोर्सेज में चेंज आ रहा हो। नंबर टू, एक ऐसा चेंज इन नंबर ऑफ शेयर जिसके नतीजे में कंपनी के अंडरलाइंग रिसोर्सेज में चेंज ना आ रहा हो। अगर तो आपका शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है, अगर तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर, विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, तो आपका जब भी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, आपका जब भी ऑर्डिनरी शेयर डिक्रीज हुआ, आपने इसका टाइम बेसिस पे टाइम वेटेड एवरेज प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है लेकिन साथ में अंडरलाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज में चेंज नहीं आ रहा, तो आपने इसकी टाइम वेटेड एवरेज फैक्टर भी लेनी है और अपने पिछले सालों की या पिछले पीरियड की वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट भी करना बाय यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस के केस में, शेयर स्प्लिट के केस में, शेयर कंसोलिडेशन के केस में एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर शेयर स्प्लिट, आफ्टर शेयर कंसोलिडेशन divided by number of shares immediately before bonus issue, before share split and before share consolidation. राइट शेयर्स के केस में बोनस शेयर्स में तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर थोड़ा डिफरेंट वे में कैलकुलेट किया था। सर राइट शेयर के केस में बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट हुआ था? मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द शेयर प्राइस बिकम द एक्स राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ राइट। इस तरीके से हमने एक राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया था। अब ये बात याद रखिएगा, अगर कंपनी बोनस, राइट शेयर, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन करे, करंट ईयर में ये काम हो रहा है, लेकिन आपने करंट ईयर की EPS के साथ साथ प्रायर ईयर की EPS को भी जाके कंपैरेटिव बनाने के लिए उसको भी, प्रायर ईयर की EPS को भी सही करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरा ईयर एंड आ गया, ईयर एंड के बाद कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन बिफोर द ऑथराइजेशन, बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट से पहले, अगर एक कंपनी का ईयर एंड हुआ, ईयर एंड के बाद कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे, लेकिन अभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुए, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके डायरेक्टर्स ने अप्रूव नहीं करा, ईयर एंड के बाद बोनस शेयर्स इशू करे लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल से पहले,
तो इस बोनस शेयर्स का इंपैक्ट भी पूरे साल की ईपीएस में वर्कआउट किया जा रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही आपने बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना है और अपनी पुरानी सारी स्ट्रीम्स को इस बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। सर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, देखिए लेट्स से कि भाई हमारा ईयर है 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021। साल के शुरू में मेरे पास 1000 नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स थे। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 200 बोनस शेयर्स इशू करे, लेट्स से 1 जुलाई 2021 पे, और हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 1200, और साल के आखिर में भी कितना रहेगा ये 1200। अब जब आप इस केस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हो, आप क्या करते हो कि भाई 1000 शेयर्स 6 महीने थे, 1200 शेयर्स 6 महीने, और ये जो बोनस से पहले वाली स्ट्रीम है इसे आप बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इस केस में बोनस फैक्टर 1.2 आ रहा। अब मैं आपसे एक नई बात करने जा रहा हूं, ये बातें मैंने पुरानी क्लासेस में नहीं की। अगर लेट से कि हाँ मेरा ईयर एंड हो गया, मैं इस साल का ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं इस साल का ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन ईयर एंड के बाद लेट से 31 जनवरी 2022 पे कंपनी ने मजीद लेट से कि 600 बोनस शेयर्स इशू करे। ईयर एंड के बाद ये वाला ईयर खत्म हो चुका है, जिस साल की ईपीएस के अलावा उस साल में नहीं, ईयर एंड के बाद कंपनी ने मजीद 600 शेयर बोनस शेयर्स इशू करे, तो इस बोनस का इंपैक्ट भी आपने अपनी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर। कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे सर? वैसे ही जैसे ये वाला काम किया था। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि सर एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करूंगा। कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू दैट इज 1800। सबको समझ आता है 1800 कहां से आया? 1200 थे, मैंने 600 मजीद इशू कर दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू दैट इज 1200, ये मेरे ख्याल में 1.5 आ रहा है। सर मैंने अपनी पुरानी वाली बोनस की स्ट्रीम्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर, जिस वक्त भी तुम्हारा बोनस इशू हो, जिस वक्त भी तुम्हारा शेयर स्प्लिट हो, जिस वक्त भी तुम्हारा शेयर कंसोलिडेशन हो, जिस वक्त भी तुम्हारा राइट शेयर इशू हो, उससे पहले के जितने टाइम फ्रेम हो ना इस तरह के, उन सबको आपने अकॉर्डिंगली बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से एडजस्ट करना है। क्या ये बातें समझ आती है हमें? सर इन्होंने बड़ा लॉजिकली बड़ा मासूमाना सवाल पूछा है कि जब ये 600 बोनस शेयर्स मैंने इस साल में इशू ही नहीं करे, तो मैं क्यों इनका इंपैक्ट इस साल की ईपीएस पे लेकर आ रहा हूं? बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा। या इन्होंने सवाल पूछा कि मैं शेयर होल्डर को क्या समझाऊंगा, मैं शेयर होल्डर को क्या बोलूंगा कि क्यों मैं इस 600 को बेसिक ईपीएस की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। देखिए पहले तो इस चीज को समझे कि आपका शेयर होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। शेयर होल्डर एक बिल्कुल नॉर्मल सादा बंदा है जिसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है कि बेसिक ईपीएस क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से रीड किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। शेयर होल्डर को आप बिल्कुल मोटी मोटी नंबर समझ आ रहे होते हैं। इवन हम भी जब सीएस हो जाते हैं तो मेरे सामने किसी कंपनी के अकाउंट्स लाओगे और आप मुझसे कहोगे कि सर इस कंपनी के अकाउंट जरा हमें इसको रिव्यू करके अपनी इंटरप्रिटेशन तो दें, तो मैं पूरे नोट्स पढ़ने नहीं बैठूंगा। मैं उसका प्रॉफिट का नंबर देख रहा हूँ, मैं उसकी बैलेंस शीट की फुटिंग देख रहा हूँ, मैं उसके कैश फ्लोज का नंबर देख रहा हूँ, यानी मैं भी पहली नजर में बड़े लिमिटेड नंबर से ही देख रहा हूँ, ईपीएस का नंबर देख रहा हूँ। लेकिन हाँ जब डिटेल एनालिसिस डिटेल रिव्यू की बात करूंगा तो फिर मैं एक एक लाइन आइटम पे बात कर रहा हूँ, एक एक नोट्स को जाके रीड कर रहा हूँ। तो अब शेयर होल्डर बिल्कुल मासूम है, उसे इतनी समझ नहीं है। वो क्या करता है कि भाई उसके पास लेट से ये कंपनी का साल खत्म हुआ, 1 महीने बाद कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, और लेट से कि इसके 2 महीने बाद 31 मार्च 2021 पे शेयर होल्डर के घर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए। सही है। अब शेयर होल्डर के घर पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसीव होंगे, या शेयर होल्डर को जब भी बाय मेल या बाय पोस्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसीव हो रहे होंगे, तो शेयर होल्डर ईपीएस देखेगा, वो ईपीएस जो कि 2021 के अकाउंट्स में आ रही है, और नंबर ऑफ शेयर्स देखेगा कि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। फॉर एग्जांपल का अगर एक बंदे के पास यहां 10 शेयर्स थे, अगर एक बंदे के पास साल के शुरू में 10 शेयर्स थे, तो इस टाइम पे वो खुद ब खुद 12 हो गए होंगे, इस टाइम पे खुद ब खुद वो 18 हो गए होंगे। तो अब अगर शेयर होल्डर घर पे बैठा है
उसको थोड़ी इतनी समझ है कि यार कंपनी ने मुझे बोनस शेयर्स इशू करे और बोनस शेयर्स की वजह से कंपनी की रिसोर्सेज में कोई फर्क नहीं आया। सॉरी, यहां सुनिएगा, देखें कंपनी के साल के शुरू में 1000 शेयर थे, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 200 बोनस शेयर्स इशू करे, 1200 शेयर्स हो गए, साल के आखिर तक 1200 थे, साल खत्म होने के बाद 600 मजीद बोनस शेयर्स इशू करे और कंपनी का शेयर कैपिटल 1800 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमने बोनस शेयर्स के इशुएंस के बाद तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का इंपैक्ट लेना ही है इवेंट्स में, लेकिन उससे पहले भी जितनी टाइम फ्रेम होंगे उसमें भी हम एडजस्टमेंट फैक्टर को अकाउंट फॉर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर मैंने आज की क्लास में एक नई बात की कि अगर ये काम ईयर एंड के बाद भी हो रहा है, 31 जनवरी 2022 मेरा ईयर एंड क्लोज हो गया, इस साल की मैं ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूं, ईयर एंड के बाद हमने बोनस इशू करा, लेकिन बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर, तो आपने इन बोनसेस को भी अपने ईपीएस की वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, उनका भी एडजस्टमेंट फैक्टर अपनी ईपीएस की वर्किंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। अब किसी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल पूछा, बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछा कि सर जब मेरा ईयर एंड हो गया, ईयर एंड के बाद में बोनस शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो मैं क्यों इस बोनस का इंपैक्ट अपने इस साल की ईपीएस में लेके जा रहा हूं या पिछले साल की ईपीएस में लेके जा रहा हूं? जब ईयर क्लोज हो गया और ईयर के बाद में बोनस शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो मैं शेयर होल्डर को कैसे समझाऊंगा कि भाई ये ईयर एंड के बाद का ईपीएस में हमने बोनस का इंपैक्ट लिया हुआ है और ये और वो। शेयर होल्डर को इतनी थोड़ी समझ है सर, शेयर होल्डर को इतनी समझ नहीं है, तभी तो हम बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो क्यों भाई, ये साल खत्म हुआ, साल के 1 महीने बाद हमने बोनस इशू करे और 2-3 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर के घर भेज दिया। अब जब शेयर होल्डर के घर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे होंगे, वो ये देख रहा होगा कि 2010 के अकाउंट्स में कंपनी ने ईपीएस कितनी रिपोर्ट की है, और वो ये देखेगा कि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। जिस दिन शेयर होल्डर के घर पे अकाउंट्स आए, उस दिन एक शेयर होल्डर जिसके पास साल के शुरू में 10 शेयर थे, इस दिन तक वो शेयर कितने हो गए होंगे? 18। अगर साल के शुरू में मेरे पास 10 शेयर्स हैं, ड्यूरिंग द ईयर मुझे 2 बोनस शेयर्स मिले, 12 हो गए, फिर साल खत्म होने के बाद मुझे 6 बोनस शेयर्स मजीद मिले, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 18। अब एक मासूम सा शेयर होल्डर इतनी समझ थोड़ी रखता है कि कंपनी ने मुझे ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर इशू करा और इसमें रिस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज चेंज हुई नहीं हुई। वो तो ये देखेगा कि भाई मेरे पास 18 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कंपनी के अकाउंट्स में ईपीएस एक एक्स नंबर की आ रही है, वो ये समझेगा कि मैंने पूरे साल इतना कमाया। अब अगर इस ईपीएस में मैंने इन बोनस शेयर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करा, तो मेरा ईपीएस का नंबर एक अलग ही नंबर आ रहा होगा, और जब शेयर होल्डर ये वाला काम करेगा तो वो जो अर्निंग समझ रहा होगा अपनी कि भाई मैंने पूरे साल में इतना कमाया है, ये नंबर गलत प्रेजेंट हो रहा होगा। तो शेयर होल्डर इतना समझदार नहीं है, इसी वजह से तो हम एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं कि शेयर होल्डर की जिंदगी आसान हो, वो कैलकुलेट उठाए, नंबर ऑफ शेयर्स देखे कि उसकी तिजोरी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ईपीएस देखे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में ईपीएस कितनी आ रही है, और सिंपली अपनी अर्निंग्स कैलकुलेट कर सके। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो सर। इन्होंने कहा कि आपने हमें बताया था कि अगर हमें पिछले साल की ईपीएस को सही करना हो तो या तो पिछले साल की ईपीएस को बोनस फैक्टर से डिवाइड कर दो, या पिछले साल के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग में बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। याद है ये बात हमें? इन्होंने सवाल करा कि अगर मैंने इस साल की ईपीएस कैलकुलेट कर ली इग्नोरिंग दिस बोनस एडजस्टमेंट, तो ईपीएस कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं बोनस फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो सही होगा? यस, ये भी सही होगा। सॉरी, ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने इस साल का ईपीएस कैलकुलेट किया इग्नोरिंग दिस बोनस, तो फिर आप सिंपली ये कर देना कि जो भी आपने ईपीएस कैलकुलेट किया उसे बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी डिवाइड कर देंगे। क्या ये समझ आता है? मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल मैंने लास्ट क्लास में रीड किया था, मैं दोबारा से रीड करता हूं उसे और हम सॉल्व करते हैं। Question number 17. The following information pertains to the home. The following information pertains to the financial statement of Home Dynamics Limited
a listed company for the year ended 31 दिसंबर 2006। सबके सामने है सवाल, शेयर कर लें। The following information pertains to the financial statements of Home Dynamics Limited, a listed company for the year ended 31 दिसंबर 2006। हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 765 मिलियन और 155 मिलियन, तो टोटल बनता है 920 मिलियन। फिर हमें कहता है पॉइंट नंबर 2 में शेयर होल्डर इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2006, साल के शुरू में 1 जनवरी 2006 पे हमें शेयर होल्डर की इक्विटी दी है 10 million ordinary shares of rupees 10 each having a market value of 25 and 4 million cumulative preference shares of rupees 10 each entitled to a cumulative dividend of 10%। साल के शुरू में कंपनी के 10 मिलियन 1 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 10 रुपए का उनका फेस वैल्यू है लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू 25 रुपए। हमें मालूम है ना कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या फर्क होता है। जो वैल्यू किसी भी शेयर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के फेस पे लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू या पार वैल्यू है, और जिस वैल्यू पे वो मार्केट में सेल परचेस हो रहा है वो उसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू है। 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और 4 मिलियन 40 लाख हमारे पास 10 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको 10 रुपए का डिविडेंड देना है। अब ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था, डिविडेंड डिक्लेयर हो ना हो उनकी उस साल की डिविडेंड की एंटाइटलमेंट होगी। अच्छा, यहाँ ये नहीं बताया कि ये रिडीमेबल है, रिडीमेबल है, तो हमारी अजम्पशन हमेशा ये होगी कि ये इरिडीमेबल है अगर बताया नहीं है। पॉइंट नंबर 3, और 31 मार्च 2006 यानी कि करंट ईयर में कंपनी अनाउंस 40% राइट शेयर्स टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट ₹25 पर शेयर। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ द राइट शेयर वाज 31 मई 2006। द मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर द अनाउंसमेंट एंड एंटाइटलमेंट डेट वाज 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। अब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस चाहिए, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और न्यूमरेटर में हमें चाहिए मार्केट प्राइस बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट। तो वो मार्केट प्राइस बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट 28 होगा 32 होगा 32 होगा। डेट ऑफ एंटाइटलमेंट से वाली बात हो रही है, अनाउंसमेंट वाली बात रेलेवेंट नहीं। ऑन 2 अगस्त 2006 कंपनी अनाउंस 20% बोनस इशू। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ द बोनस वाज 31 अगस्त 2006। सिंपल बोनस की एक एडजस्टमेंट है। ऑन 1 फरवरी 2007 यानी कि ईयर एंड के बाद the board of directors announced 20% cash dividend and 10% bonus issue being the final dividend to the ordinary shareholder and 10% cash dividend for the preference shareholder। ईयर एंड के बाद कंपनी ने मजीद 20% का कैश डिविडेंड, 10% का बोनस और 10% का प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 से शो ऑल रेलेवेंट कैलकुलेशन। रीड करें जब तक मैं बोर्ड रब कर लेता हूं, फिर हम सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ देखिए सर, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, होम डायनामिक्स लिमिटेड के नाम से। हमारे पास अकाउंटिंग है 2006 है, तो सबसे पहले मैं 2006 के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करूंगा। अब हमारे पास इन्होंने पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 इन 3 एडजस्टमेंट्स में नंबर ऑफ शेयर्स के इंक्रीज का डेटा दिया है। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया कि साल के शुरू में 1 जनवरी X6 पे यानी कि साल के स्टार्ट पे कंपनी के 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 31 मार्च 2006 पे कंपनी ने 40% राइट शेयर्स इशू किए 25 रुपए की प्राइस पे। इंटाइटलमेंट डेट थी 31 मई और मार्केट प्राइस बताई हुई थी आपको। तो मुझे बताइए जो 40% हमने राइट शेयर्स अनाउंस किए या राइट शेयर्स इशू करे, इसकी डेट क्या लें। यानी मुझे इतना तो पता है कि 10 मिलियन शेयर्स पे अगर 40% का राइट शेयर इशू करा तो 4 मिलियन शेयर्स नए आए होंगे, ऐसा ही है ना। अब सवाल ये कि ये जो डेट लेनी है मुझे राइट की, ये क्या लेनी है, ये 31 मार्च लेनी चाहिए 31 मई लेनी चाहिए। सर ये 31 मई लेनी चाहिए क्योंकि अनाउंसमेंट में तो शेयर चेंज नहीं हुआ ना जब तक कि वो शेयर एक्चुअल में इशू ना हो जाए। तो 31 मई X। फिर पॉइंट नंबर 4 में आपसे कहता है कि 2 अगस्त पे आपने 20% बोनस इशू अनाउंस किया, लेकिन इसकी एंटाइटलमेंट कब हो रही है 31
अगस्त, तो अगेन 31 अगस्त x6 पे हमने बोनस इशू करा, दैट इज 20% का, तो 14 मिलियन का 20% 2.8, तो हमारे पास ये हो गया होगा 16.8, और 16.8 तक साल के आखिर तक कहानी चलती रही। पॉइंट नंबर 5 में जो फर्दर बोनस की बात कर रहा है वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। अगर मैं अपने साल का टाइमलाइन बनाऊं तो साल के शुरू में 10 मिलियन थे, 31 मई पे 4 मिलियन राइट शेयर्स इशू हुए हैं, और 31 अगस्त पे 2.8 बोनस शेयर्स इशू हुए, तो इतने शेयर्स हो गए। अब देखें, शुरू में 10 मिलियन शेयर्स थे टिल 31 मई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीनों का फैक्टर। फिर 4 मिलियन शेयर्स इशू हो गए, 14 मिलियन हो गए, कब तक? 31 अगस्त तक, तो जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। और फिर 31 अगस्त पे बोनस शेयर्स इशू होने के बाद ये हो गया 16.8 31 अगस्त पे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये चीज जरूर चेक कर लेना कि जो तुम ये टाइम फ्रेम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो, इन सब के न्यूमरेटर का टोटल 12 ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे 12 महीने कवर कर रहा हूं ना मैं, तो 5 और 3 8 और 4 12 में। अच्छा, अब मैंने इस दिन राइट शेयर इशू किया है, इसमें तो राइट का एडजस्टमेंट आ गया है, लेकिन राइट शेयर से पहले वाली जो स्ट्रीम है उसे मुझे एक राइट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ही है। फिर मैंने यहां बोनस शेयर इशू किया, इसमें तो बोनस का इंपैक्ट आ गया है, लेकिन इसमें भी और इस पे भी मुझे एक बोनस फैक्टर एडजस्टमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। और कंपनी ने ईयर एंड के बाद भी एक बोनस शेयर इशूज की है, तो उस बोनस शेयर का इंपैक्ट तो इसमें कहीं भी नहीं आया हुआ, तो मुझे इस फैक्टर को भी, इस फैक्टर को भी और इस फैक्टर को भी एक बोनस के एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना है। जो राइट शेयर इशू करा उसके लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा, जो ये वाला बोनस शेयर इशू करा उसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे एक फैक्टर आएगा, और जो ईयर एंड के बाद बोनस इशू करा उसका यहाँ 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 तीनों में एक राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा होगा। समझ आता है ना? मैं अब एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। सर सबसे पहले अगर मैं राइट की बात करूं, जो हमने 31 मई x6 पे राइट शेयर्स इशू करे थे, तो इसके लिए पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इसके लिए मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। देखिए आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स है, हर शेयर की वैल्यू बिफोर राइट 32 रुपए। कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स हैं बिफोर राइट, और हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 32 रुपए। कंपनी ने 40% राइट शेयर इशू करे, यानी कि 4 मिलियन शेयर इशू करे एट एन एक्सरसाइज प्राइस, और शेयर की प्राइस कितनी रखी है? 25। अगर किसी को ना पता हो ना मैं कौन सा नंबर कहां से उठा रहा हूं, तो पूछना है आपने। सबको पता है नंबर्स कहां से आए? कंपनी के पास 10 मिलियन शेयर्स थे, हर शेयर की औकात या हर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 32। 4 मिलियन नए शेयर्स इशू करे, कितने की प्राइस पे? 25। तो ये टोटल कंपनी की वर्थ आ जाएगी आफ्टर राइट, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं डिवाइड कर दूं वो कितना? सर 10 और 4, तो मेरे पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी। परसेंट नहीं होगा ये, 30 पर शेयर। सर ये जो 10 है इसकी मार्केट प्राइस तो 25 रुपए है। सर ये जो 10 है इसकी मार्केट प्राइस 25 रुपए 1 जनवरी की बात कर रहा है, कि 1 जनवरी पे उनकी मार्केट प्राइस 25 थी। हमने राइट कब अनाउंस किया है? राइट की डेट डेट क्या है? 31 मई, और 31 मई की मार्केट वैल्यू हमें सवाल की पॉइंट नंबर 3 में दी हुई। सर तो हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा कैसे? मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू, सॉरी मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट, दैट इज 32 होल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 1.06। राउंड ऑफ किया, अगर हमने राउंड ऑफ किया है ना तो बेहतर है कि तुम इसको यहाँ पे 32 डिवाइड बाय 30 लिख देना, ठीक है? ताकि वो कैलकुलेटर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ये समझ आता है ना सबको? इसके बाद हमने एक बोनस इशू किया है 31 अगस्त पे, 31/8/6 पे हमने एक बोनस इशू किया है। इसका भी बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? सर इस बोनस के बाद कितने शेयर थे? 16.8। इस बोनस से पहले कितने शेयर थे? 14 मिलियन। तो 16
0.8 डिवाइड बाय 14 मीटर, सिंपल। अब ये 16.8 डिवाइड बाय 14 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाले बोनस का इंपैक्ट इस वाले टाइम फ्रेम में भी आएगा, इस वाले टाइम फ्रेम में भी आएगा। और एक बोनस हमने ईयर एंड के बाद करा है सर, 5 नंबर 5 में फर्स्ट फेब पे, फर्स्ट फेब X7 पे भी हमने एक बोनस इशू करा है। अब देखें इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर बोनस इशू। तो फर्स्ट फेब के बोनस इशू से पहले हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 16.8। सबको पता है ना, समझ आता है ना। तो 16.8 में डिनोमिनेटर में रख देता हूं, और ये कितना बोनस अनाउंस किया है 10%। तो 16.8 को ही अगर मैं 10% से बढ़ा दूं 18.48। सबको समझ आता है, ये सिंपली इन्होंने 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 110% से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये वाला जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है सर, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1.1 सही। हाँ, तो इसको इन्होंने अगर सॉल्व किया तो इसमें कोई मतलब कंटिन्यूइंग फिगर नहीं आ रही है, 1.1 पे रुक रहा खाली। तो 1.1 से इस स्ट्रीम को भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस स्ट्रीम को भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस स्ट्रीम को। सर ये 18.48 कैसे आया, कोई चीज ना, कोई नंबर ना समझ आया तो अपने हमसे पूछना है। देखें, जब आपका साल एंड हुआ 31 दिसंबर X6 पे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 16.8। फिर कंपनी ने फर्स्ट फेब पे 10% बोनस दिया, तो 10% का मतलब है कि 1.68। तो नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने हो गए होंगे 18.4। तो नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर बोनस इशू। तो सर हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग आ जाएगी। फाइव 5.58 नहीं हो सकता, 10 है तो 5.85 5.867 1.32 6.16 टोटल 13.35। ये हमने बेसिक, ये हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर का नंबर कैलकुलेट कर लिया। कॉपी ना करो, बस थोड़ा सा सवाल रह गया, उसके बाद सुकून से कॉपी कीजिएगा। इसके बाद अब अगर मैं ईपीएस की वर्किंग करूं, इन्होंने मुझे सवाल में कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड ये और ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। $16.587 ठीक है। ठीक है सर, तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर सही हो गया 16.647। अब मैं बेसिक ईपीएस की वर्किंग पे आता हूं। सर बेसिक ईपीएस की वर्किंग के लिए इन्होंने हमें कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेपरेटली दिया है। कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें इन्होंने सेपरेटली दिया है। तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर सवाल में गिवन है 765 मिलियन। अच्छा एक चीज, सॉरी 765 नहीं, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी सवाल हो, ईपीएस का सवाल हो, खासकर ईपीएस के सवाल हो और बाकी सवालों में, जब फुल फिगर्स यूज ना करो ना, तो सॉल्व करते वक्त थोड़ा और एहतियात रहना कि ऐसा ना हो कि कहीं पे तुम मिलियंस में नंबर उठा लो, कहीं पे तुम थाउजेंड्स में उठा लो और कहीं पे तुम फुल फिगर ले लो। अगर तुम रुपीज इन थाउजेंड्स में सवाल को सॉल्व करो, चाहे वो टैक्स का पेपर हो चाहे वो एफआर का पेपर हो, तो फिर सारी फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड्स में ही देखना।
बिलियंस में वर्किंग करो तो फिर सारी फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में लेना, ऐसा ना हो कि तुमने न्यूमरेटर फुल फिगर रख दिया, डिनोमिनेटर रुपीज इन मिलियन चला रहे हो, तो फिर तो वो तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी उसकी। तो मैंने ये भी रुपीज इन मिलियन लिया है, वो भी नंबर ऑफ शेयर्स नंबर इन मिलियन ही कैलकुलेट किया था। सर हमारे पास कंटिन्यू डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इससे लेस कर दें डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, कितना सर 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर है, हर प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है और हर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 10% का डिविडेंड। 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर, हर प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 10 मिलियन और हर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 10% का डिविडेंड, कितना 40 या 4, तो हमारे पास 761 155 ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। इसे डिवाइड कर देंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से, दैट इज 16.647 तो हमारे पास बेसिक ईपीएस का नंबर आ जाएगा। और बेसिक ईपीएस के नंबर को 3 मतलब पॉइंट्स के बाद 3 डेसिमल्स तक हमें प्लॉट करना है, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों के ईपीएस को। 45.713 9.31। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। कॉपी करें, इससे कोई चीज ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछें। चलिए सर अपने पास हम फ्रेश पेज पे हेडिंग डालते हैं। इसी ईपीएस में जो सेकंड कैटेगरी हमने कवर करनी है दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस, दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड के लफ्ज से समझ ही आता है, पतला करना, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एक टर्म हम कवर करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल और नेट शेयर्स। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक टर्म हम यहाँ पे कवर करेंगे जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का क्या मतलब है सर? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जब मैं इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी डिबेंचर्स, ये कोई भी चीज हो सकती है। या तो ये कोई प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, या कोई ये बॉन्ड हो सकता है, कोई डिबेंचर हो सकता है, कोई सुकूक हो सकता है, कोई टीएफसीज हो सकता है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का मतलब है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये पोटेंशियल है कि आने वाले वक्तों में कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सके। दिस इज पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ये पोटेंशियल हो, ये इख्तियार हो, ये राइट हो, ये पावर हो कि आगे जाके वो कंपनी का हिस्सेदार बन जाए, आगे जाके वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड है। मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स के पास जाऊं, 1 करोड़ रुपए उनसे ले लूं। मेरे पास दूसरा तरीका यह है कि मैं अपने लेंडर्स के पास जाऊं, बैंक के पास जाऊं और 1 करोड़ का लोन ले लूं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है कि मैं अपने लेंडर्स के पास गया, मैंने उनसे 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैंने उनसे ये कहा कि आज मैं आपसे 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको लोन कैश में वापस नहीं करूंगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हम इस लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी आज तो आप मेरी कंपनी के डेटर हो, सॉरी क्रेडिटर हो, लेंडर हो, लेकिन 4 साल के बाद आपका स्टेटस लेंडर से कन्वर्ट होकर कंपनी के ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं और प्रैक्टिकली एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए जो तुम अपने कैफ लेवल पे नहीं सीए फाइनल में कवर करोगे, इसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IAS 32 का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे तुम इंशाल्लाह सी फाइनल में कवर करोगे, जहां तुम्हें कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग पढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें सिनेरियो क्या क्या होता है? मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ये एग्री कर लिया कि 4 साल के बाद मैं आपको शेयर्स ही वापस करूंगा, पैसे नहीं दूंगा। ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैंने इनको ये राइट दिया कि 4 साल के बाद आपका दिल करे तो मुझसे मेरे 1 करोड़ रुपए वापस ले लीजिएगा और आपका दिल करे तो मुझसे 4 साल के बाद मेरी कंपनी के शेयर्स ले लीजिएगा। ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है।
मैंने इससे 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैंने अपने पास राइट रखा कि मेरा दिल करेगा तो 4 साल के बाद 1 करोड़ वापस करूंगा, मेरा दिल करेगा तो 4 साल के बाद शेयर्स पकड़ा दूंगा, तो ये भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी कि बताने चाह रहा हूं कि हर वो इंस्ट्रूमेंट, हर वो, चाहे वो टीएफसी हो, चाहे वो सुकूक हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जिसके होल्डर के पास ये राइट हो, ये इख्तियार हो कि आगे जाके वो कंपनी का हिस्सेदार ही बन जाए, कंपनी का वारिस ही बन जाए, कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही बन जाए, तो ये चीज कहलाई जाएगी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। बाकी कुछ सिनेरियो में समझ आती है कि चांस है तो चांस को बेहतर पोटेंशियल आ सकता है, क्योंकि पहले सिनेरियो में तो कंफर्म है ना कि आएगा ही शेयर होल्डर की लिस्ट में, तो उसको पोटेंशियल भी कंसीडर करते हैं। सर तैमूर ने सवाल पूछा कि जब आपने लेंडर को ये राइट दिया कि वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है, जब आपने अपने पास ये राइट रखा कि मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो इन दो केसेस में तो चांस है। लेकिन जो आपने पहला वाला एग्जांपल दिया था जिसमें ये बता दिया था कि लाजमी ये लोन शेयर में कन्वर्ट ही होगा, तो ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर क्यों है? देखिए पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आगे जाके पता चलेगा कि ये कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को इस तरह से डिफाइन नहीं कर रहा कि कन्वर्ट होना है नहीं होना ये बाद में पता चलेगा या ये कंटीजेंट है, नहीं। अगर एक चीज के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है, चाहे वो पोटेंशियल कंपलसरी है कि एग्जिस्ट होना, कंपलसरी है कि एक्सरसाइज होना है, या वो पोटेंशियल ऑप्शनल है, आइदर एट द पार्ट ऑफ लेंडर, आइदर एट द पार्ट ऑफ द बोरोवर, ये सारे केसेस आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ही कंसीडर किए जाएंगे। देखें इनसे मैंने लोन लिया, ये कहकर के 4 साल के बाद शेयर्स ही दूंगा, यानी कंफर्म है कि 4 साल बाद ये मेरी शोल्डर बन जाएंगी। इनसे मैंने लोन लिया ये कहकर कि भाई आपका दिल करे तो पैसे वापस ले लेना, आपका दिल करे तो शेयर्स वापस ले लेना। अब ये कंफर्म नहीं है, ये अनसर्टेन है, ये कंटिजेंट है, फ्यूचर में ये जो डिसीजन लेंगी इस बात पे सर्टेन है, इस बात पे कंटिजेंट है। मैंने इनसे लोन लिया और मैंने अपने पास ये राइट रखा कि भाई मेरा दिल करेगा तो पैसे वापस करूंगा, मेरा दिल करेगा तो शेयर्स इशू कर दूंगा। ये भी अनसर्टेन है, ये भी कंटिजेंट है मेरी डिसीजन मेकिंग में। ये तीनों ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो सुकूक हो, चाहे वो टीएफसीज हो, इस तरह की कोई भी चीज हो जो आगे जाके ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होने का कंफर्म्ड है या कुव्वत रखते हैं, वो आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर समझिए। समझ आता ही हमें। अब डायल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट किया है कि आपने एक ऐसी हाइपोथेटिकल ईपीएस कैलकुलेट करनी है कि आपके बेसिक अर्निंग पर शेयर या बेसिक लॉस पर शेयर, हमने सबसे पहले बेसिक ईपीएस की कैलकुलेट की। बेसिक ईपीएस में या तो बेसिक ईपीएस आएगा या बेसिक एलपीएस आ रहा होगा। हमने डायल्यूटेड ईपीएस में एक ऐसा हाइपोथेटिकल या एक ऐसा जादुई नंबर कैलकुलेट करना है जिसमें हम शेयरहोल्डर को ये बताएंगे कि अगर सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि कंपनी की जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि कंपनी की जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर बन गए, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता हो, तो आपके बेसिक ईपीएस में कितनी कमी आ जाएगी या आपके बेसिक एलपीएस में कितना इंक्रीज आ जाएगा। डायल्यूटेड ईपीएस के नंबर के थ्रू मैं अपने ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर को क्या कम्युनिकेट करूंगा कि भाई मैंने तुम्हें तुम्हारी बेसिक ईपीएस और बेसिक एलपीएस बता दी, ये हम पिछले 4-5 क्लासेस से ये देख रहे हैं। अब हम एक शेयरहोल्डर को एक ऐसा नंबर बताएंगे कि भाई कंपनी ने कुछ लोगों को हिस्सेदारी का वादा कर रखा है, उस हिस्सेदारी के वादे का नाम क्या है? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। अगर ये वादा निभाना पड़ गया और ये बाहर के लोग भी कंपनी के हिस्सेदार बने, तो तुम आज जो कमा रहे हो ना, फ्यूचर में तुम्हारी अर्निंग्स इतने से कम हो जाएगी। तुम आज जो नुकसान कर रहे हो ना, फ्यूचर में तुम्हारा लॉस पर शेयर बढ़ रहा होगा। ये जो मैं हाइपोथेटिकल नंबर कैलकुलेट करके देता हूं, ये हाइपोथेटिकल नंबर डायल्यूटेड ईपीएस का। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता, सुनिएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होने की वजह से अर्निंग बढ़ जाए और लॉस कम हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डिनरी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर आगे जाके ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होता है तो हो सकता है बेसिक ईपीएस बढ़ जाए, हो सकता है बेसिक एलपीएस कम हो जाए? यस, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसे हम कहते हैं एंटी डायल्यूटेड ईपीएस या एंटी डायल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। एंटी डायल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो मेरी बेसिक ईपीएस को बढ़ा दे, जो मेरे बेसिक एलपीएस को कम कर दें, इससे हम टोटली इग्नोर ही कर देते। हम शेयरहोल्डर को अच्छी साइड नहीं दिखाते, हम शेयरहोल्डर को बुरे के लिए, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरे के लिए तैयार करके रखते हैं
कि भाई अगर ये कंपनी के बाकी लेंडर्स अगर कल को तुम्हारे हिस्सेदार बन गए, तुम्हारे वारिस बन गए तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी आज जो कमाई है ना उसमें इतनी कमी आ जाएगी, तुम्हारा आज जो नुकसान है उसमें इतना इंक्रीज आ जाएगा। ये नंबर हमारा डायल्यूटेड ईपीएस का नंबर कहलाया जा रहा होगा। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ आती है? मैं कुछ थ्योरी हम रीड करते हैं, फिर मैं आपके सवाल लेता हूं और मजीद बात डिस्कस करता हूं। सर किसी ने ऑनलाइन सवाल पूछा कि लेंडर को क्या फायदा मिलेगा शेयर लेने का? सर आप एक कंपनी के क्रेडिटर से ओनर बन जाओ। ओनर का मतलब है कि आपको रिटर्न भी मिलेगा, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर्स भी आ गई, तो लेंडर की पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो ना। अगर मैं आज आपको ऑप्शन दूं कि सर आप 1 करोड़ रुपए का लोन दे दें आईक्यू को, या 1 करोड़ रुपए का लोन देकर मेरे साथ सर इब्राहिम के साथ 33% के पार्टनर बन जाएं, तो 33 से ज्यादा तो नहीं दे सकते ना, तो आपको क्या अट्रैक्टिव लगेगा? अगर पार्टनर बनेंगे तो वो 1 करोड़ रुपए डूब सकते हैं, लोन देंगे तो वो वापस भी मिल सकता है, वो भी डूब सकता है। सर हम डायल्यूटेड ईपीएस की स्लाइड्स पे आते हैं। डायल्यूटेड ईपीएस की जो हमारी पहली स्लाइड है जिसमें लिखा है एक्सेप्ट फॉर बेसिक ईपीएस, जरा से रीड करें, सारे में पॉज करना। सर मैं रीड करता हूं, बिल्कुल बेसिक सी बात लिखी है पहली स्लाइड पे। एक्सेप्ट फॉर बेसिक ईपीएस एन एंटिटी मस्ट आल्सो डिस्क्लोज डायल्यूटेड ईपीएस। Why dilute EPS? The reason is that the company might have issued some contract or securities that are not ordinary shares now, but can convert to them in the future. हो सकता है कंपनी ने इस तरह के अरेंजमेंट्स किए हुए हो जिसमें आज तो आपके शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आने वाले वक्तों में शेयर होल्डर बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी है आपके सामने। लोन कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स एंड शेयर ऑप्शंस। ये क्या है मैं बताता हूँ। Employee plan that grants some ordinary share as their remuneration। चौथा वाला पॉइंट समझ आता है हमें? एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात हो रही है। सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं या तो टैक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या ऑलरेडी टैक्स में सैलरी का चैप्टर मेरे साथ कवर कर चुके हैं। सैलरी के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? थैंक यू। कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दे कि वो कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे, तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारे एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बकेट में कवर्ड था। तो जब वो एम्प्लॉय अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, तो कंपनी के शेयर होल्डर का हिस्सा लेकर जाएगा ना, तो वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम का ऑप्शन भी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। और ये शेयर वारंट्स और शेयर ऑप्शंस क्या होता है? जिस तरीके से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय शेयर स्कीम इशू कर देती है ना, कि उसमें एम्प्लॉय को ये राइट दिया जाता है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए, इसी तरह के अरेंजमेंट हम अपने वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ भी कर सकते हैं। यानी मैंने किसी से सामान खरीदा, किसी से गुड्स खरीदे, किसी से सर्विसेज एक्वायर की, बदले में उनको पेमेंट ना करूं, बदले में उनको ऑप्शंस दे दूं कि आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। इसे हम प्रैक्टिकली शेयर वारंट्स या शेयर ऑप्शंस कहते हैं। फिर कहता है these instruments are called potential ordinary shares and they can have two impact on your earnings। देखें आपको डायल्यूट ईपीएस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर कॉन्सेप्ट मोटी मोटी बात है कि हमने अपने शेयर होल्डर को एक ऐसी ईपीएस का नंबर कैलकुलेट करने के देना है कि भाई जब कंपनी के बाकी लोग भी हिस्सेदार बनेंगे ना, तो तुम्हारी अर्निंग्स इतनी कम हो जाएगी या तुम्हारा लॉस इतना बढ़ जाएगा। दिस नंबर इज कॉल्ड डायल्यूट ईपीएस। अब जब मैं डायल्यूट ईपीएस का नंबर कैलकुलेट करूंगा तो मेरी अर्निंग्स पे भी इसका इंपैक्ट आएगा, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। सर नंबर ऑफ शेयर्स का तो इंपैक्ट हमें मैथमेटिकली या लॉजिकली समझ आता है कि जब कन्वर्टेबल कन्वर्ट होंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जब कन्वर्टेबल ऑर्डिनरी शेयर्स जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट होंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। अर्निंग्स पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा? सबको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का इंक्रीज समझ आता है? भाई फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी के ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं और ये 100 शेयर होल्डर्स हैं। मैंने आप लोगों से लोन लिया हुआ है, जिस लोन के ऊपर मैं आपको सूद देता हूं, और आपको मैंने कहा कि भाई 2 साल के बाद आप लोग भी मेरे शेयर होल्डर बन जाओगे। तो जब 2 साल के बाद आप लोग मेरे शेयर होल्डर बन जाओगे तो आज मेरे ऑर्डिनरी शेयर 100 हैं, फिर कितने हो जाएंगे? 200। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का तो इंपैक्ट समझ आता है कि वो बढ़ जाएगा। मेरा प्रॉफिट की वर्किंग पे भी इसका एक इंपैक्ट आएगा।
वो क्या होगा? ग्रेट, वो भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको सूद दे रहा हूं, अभी मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं और वो सूद इस पीबीटी में माइनस हुआ है। लेकिन जब आप मेरे शेयर होल्डर बन जाओगे तो फिर मुझे आपको सूद नहीं देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर से जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की वर्किंग में भी एक इंपैक्ट आएगा और हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग में भी एक इंपैक्ट आ रहा होगा। सर नेक्स्ट, बल्कि दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स एंड दे कैन हैव टू इंपैक्ट ऑन द ईपीएस earnings. They could be affected by saving some expense on potential ordinary shares. For example, when some loan converts to the share, you stop paying interest on that loan. आसान सी बात है। Shares, naturally when the potential ordinary shares convert to ordinary shares, the number of shares goes up and it dilutes the EPS. आपके जब हिस्सेदार बढ़ेंगे तो हर हिस्सेदार का हिस्सा कम हो रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। In such circumstances, the future number of shares ranking for dividend might increase, which in turn restrict in a fall in the EPS. In other words, a future increase in the number of equity shares will cause a dilution or watering down of the equity earnings. And it is therefore appropriate to calculate a diluted EPS, that is EPS that would have been obtained, EPS that would have been obtained during the financial period if the dilution had already taken place. This will indicate the investor of the possible effect of a future dilution. ये जो सारी बातें मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, वही सारी बातें वहां अंग्रेजी में लिखी है कि भाई जब आपके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो कंपनी के हिस्सेदार बढ़ेंगे, हिस्सेदार बढ़ेंगे तो आपकी ईपीएस में डायल्यूशन आएगी, ईपीएस में कमी आएगी। तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर एक इन्वेस्टर आज कंपनी की ईपीएस को देख के इन्वेस्ट कर रहा है ना, अगर एक इन्वेस्टर आज एक कंपनी की ईपीएस को देख के इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसको बता दें कि आज तो कंपनी इतना कमा रही है, लेकिन कंपनी ने और भी लोगों को हिस्सेदारी का वादा कर रखा है, और जब कंपनी के और हिस्सेदार आ जाएंगे तो तुम्हारी अर्निंग्स इतने से कम हो सकती है। यानी हम अजम्पशन ले रहे होते हैं, एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले रहे होते हैं एज इफ के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो और एक ईपीएस का नंबर कैलकुलेट करते हैं। Before you starting calculating the diluted EPS, you need to determine whether the potential ordinary share is dilutive or not. If it is dilutive, include in diluted EPS. If not, ignore. क्या ये वाली बात समझ आती है हमें? देखिए हमने पहले बेसिक ईपीएस एलपीएस का नंबर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद जब मैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का इंपैक्ट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा, अगर डाइल्यूटेड ईपीएस का नंबर बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ जाता है तो मैंने उसे इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर डाइल्यूटेड ईपीएस का नंबर बेसिक ईपीएस के नंबर से कम आ जाता है तो इसका मतलब है कि वाकई में डाइल्यूटेड ईपीएस से ही कैलकुलेट हुआ है। दोबारा रिपीट करें, मैंने लेट से कि बेसिक ईपीएस कैलकुलेट की, वो आ गई 18 रुपए पर शेयर। अब मेरी कंपनी ने कुछ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर भी इशू कर रखे थे, उस पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को भी मैंने अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करके एक और ईपीएस कैलकुलेट की, और अगर वो ईपीएस 18 से कम है तो मतलब मेरी अर्निंग्स डाइल्यूट हो रही है, ये डाइल्यूट ईपीएस है। लेकिन वो ईपीएस अगर 18 से ज्यादा है तो इसका मतलब है ये एंटी डाइल्यूटिव है, इसे आपने सिंपली इग्नोर कर देना है। अच्छा, ये सारी चीजें मैथमेटिकली कैसे होगी, कैसे डाइल्यूटिफाई करें, कैसे एंटी डाइल्यूटिफाई करें, सारी चीजें मैं नंबर से भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी वो इतना अर्ली स्टेज है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन एक लेटर स्टेज पे हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, बस एक दो बातें रीड करते हैं, एक दो सवाल से समझते हैं इसको। Diluted earning per share is calculated simply as adjusted net profit or loss for the period attributable to ordinary shareholder divided by adjusted weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. अब ये सेम वही फॉर्मूला है जो तुमने बेसिक में इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ पे अर्निंग्स का नंबर भी एडजस्टेड होगा, वैन का नंबर भी एडजस्टेड होगा, और किस चीज की एडजस्टमेंट होगी वो बराबर में लिखा है, adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares. एक सवाल देखते हैं तो फिर इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। On 1st January 2005,
entity A had an issue 24 million ordinary shares of rupees 10 nominal value each and rupees 8 million 8% convertible loan stock. साल के शुरू में कंपनी के 24 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनकी पार वैल्यू 10 रुपए और कंपनी ने 8 मिलियन रुपए का 8% के ऊपर लोन लिया हुआ है. These were issued on 1st January 2005 and are convertible at any time from 1st January 2008. The conversion terms are 1 ordinary share for each rupees 2 nominal value of the stock. क्या कह रहे हैं? साल के शुरू में कंपनी के पास 24 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो है, ये एक बात है, और कंपनी ने 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रुपए का लोन भी लिया हुआ है. इस 80 लाख रुपए के लोन के ऊपर सूद कितना है? 8%. ये लोन कब लिया था सर? 1 जनवरी 2005 में लिया था, साल के पहले दिन ही लिया. और ये लोन 1 जनवरी 2008 से पहले कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है. और कन्वर्जन रेशियो क्या होगा सर? हर 2 रुपए के लोन के बदले कंपनी को 1 शेयर इश्यू करना पड़ेगा. यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर छुपे हुए हैं? 4 मिलियन. अच्छा, ये जो बात लिखी है इसको मैं, the split accounting required for compound financial instrument as per IAS 32 resulted in a liability element for the loan stock of 7 million and effective rate of interest of 10%. अभी थोड़ी सी ना एक ऐसी बात आ गई है यहाँ पे इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इस कॉन्सेप्ट तक समझने के लिए. लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह की जब एक फाइनल का टॉपिक आपके कैफ लेवल में आ जाता है तो टाइम्स हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके बैकग्राउंड की स्टोरी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये वाली बात हमारे कोर्स का पार्ट हो गई है. होता ही है IAS 32 में मैंने आपसे बताया कि हम जब इस तरह से लोगों से पैसा लेते हैं कि पैसा भी दे सकते हैं या शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स. और IAS 32 की जबान में, IAS 32 की जबान में से कहा जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. सही है? अच्छा, अब देखें ये चीजें मैंने कभी डिस्कस नहीं की लेकिन बिल्कुल बेसिक डिस्कशन है. अगर मैं लोगों से पैसा ले रहा हूं मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे कैश तो डेबिट करना है, इक्विटी क्रेडिट करना है या लायबिलिटी क्रेडिट करना है? अगर मैंने आप लोगों से सबसे पैसा लिया, मेरी बैलेंस शीट पे कैश डेबिट हुआ, लेकिन बीइंग अ कंपनी ये कैसे पता चलेगा कि आइदर आई हैव टू क्रेडिट लायबिलिटी और इक्विटी? सर लेंडर से पैसा लेंगे तो लायबिलिटी होगा, इक्विटी होल्डर से पैसा लेंगे तो इक्विटी होगा. तो ये कैसे डिटरमाइन होगा कि ये मेरा लेंडर है और ये मेरा इक्विटी होल्डर है? सर आपने ये देखना है कि क्या आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू रिपे. अगर आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू रिपे देन इट इज योर लायबिलिटी. और अगर आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, अगर आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपनी के पास औकात होगी तो देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी, यानी कि एथिकल ऑब्लिगेशन है लेकिन कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, तो ये लोग आपके इक्विटी होल्डर है. भाई अगर मैं लेट से एक बंदे के साथ बिजनेस, एक बंदे को अपना बिजनेस पार्टनर बनाता हूं और मैं कहता हूं यार फिक्र नहीं करो, बिजनेस फायदा करे नुकसान करे मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, और एक और बंदे से मैं अपने बिजनेस पार्टनर बनाता हूं और मैं उससे कहता हूं कि भाई फायदा होगा तो फायदा मिलेगा, नुकसान होगा तो नुकसान भी बांटेंगे. अब मैंने किसी को नाम नहीं दिया कि तुम मेरे लेंडर हो, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, लेकिन दोनों से बात कैसे की है? एक से कहा कि भाई तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे, एक से कहा कि भाई फायदा होगा तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे. तो यानी कि ये कहकर एक को मैंने अपना लेंडर, एक को मैंने अपना इक्विटी होल्डर बना दिया. लेकिन अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आपके पास ये राइट है कि 4 साल बाद चाहो तो मुझसे पैसा ले लेना, 4 साल बाद मुझसे चाहो तो शेयर्स ले लेना. अब यहां तो आपने एक ग्रे एरिया क्रिएट कर दिया ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी ऑब्लिगेशन है भी या नहीं है. अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूं इस वादे के साथ कि पैसा ही वापस करूंगा, ये लोन है, किसी से पैसा ले रहा हूं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ये इक्विटी है, लेकिन किसी से पैसा ले रहा हूं ये कह रहा हूं कि मेरा दिल करेगा तो कन्वर्ट कर दूंगा, मेरा दिल करेगा तो पैसा दे दूंगा, आपका दिल करे तो पैसा ले लेना, आपका दिल करे तो कन्वर्ट करवा लेना. अब यहां दोनों बातें, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है कंपाउंड फाइनेंस, जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट कहलाया जाता है इक्विटी कंपोनेंट और एक कंपोनेंट कहलाया जाता है लायबिलिटी कंपोनेंट.
और IAS 32 के हिसाब से इनके ऊपर की जाती है स्प्लिट अकाउंटिंग। अभी स्प्लिट अकाउंटिंग क्या है, तो सी फाइनल का एजेंडा है, इवन तुम FR2 में भी ये नहीं पढ़ोगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल में क्या था कि हमने टोटल कितना लोन लिया है, 8 मिलियन का। तो एक कैलकुलेशन की बेसिस पे 8 मिलियन को ब्रेक किया जाता है लायबिलिटी और इक्विटी में। ये तुम्हें एग्जामिनर FR1 लेवल पे करके देगा, वो तुमसे कभी भी स्प्लिट अकाउंटिंग करवाएगा नहीं। इन्होंने भी हमें इस सवाल में करके दिया ये बात। अगर आप इसका सेकंड पैरा रीड करें तो सेकंड पैरा में लिखता है द स्प्लिट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज पर IAS 32 रिजल्टेड इन अ लायबिलिटी एलिमेंट ऑफ द लोन एट ₹7 मिलियन। तो इन्होंने मुझे बताया कि लायबिलिटी एलिमेंट कितना है, 7 मिलियन। एंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। देखें, हमने जो ये कन्वर्टेबल या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करा है, इस पे हमें सामने वाले को कितना रिटर्न देना है, 8%। अगर आप पहले पैरा में सेकंड बुलेट देखो तो इस पे रिटर्न कितना देना है, 8%। इस पे रिटर्न कितना देना है सर, 8%। लेकिन सिर्फ लायबिलिटी वाले हिस्से पे जो रिटर्न बनता है उसके लिए वो आपको लाजमी एक IRR देगा, और इस सवाल में IRR कितना है, 10%। अब आपके लिए जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे तो ये ओरिजिनल नंबर और ये मैटर नहीं करता। आपको ये देखना है कि लायबिलिटी कंपोनेंट कितना और लायबिलिटी कंपोनेंट पे कितने IRR के हिसाब से आपने इंटरेस्ट बर्दाश्त करना है। जरा अभी तो इस तरह का मैंने कोई सवाल देखा नहीं, तो आपसे मैनेज नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले बेसिक EPS हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट पैरा मैंने रह गया रीड करने के लिए। आफ्टर चार्जिंग income tax at the rate of 20%, the entity reported profit attributable to ordinary shareholder of ₹15 million for its year ended 31 दिसंबर 2005। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूट EPS। सर तो जरा बेसिक EPS से खुद कैलकुलेट कर लें, इसके डाइल्यूटेड तो मैं करवा दूंगा कैलकुलेट। यहां देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं। बेसिक EPS में इस सवाल में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी बेसिक EPS की वर्किंग तो बहुत सिंपल सी है। हमारे पास प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर गिवन है, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर गिवन है सवाल में 15 मिलियन, और हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैलकुलेट करने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरे साल 24 मिलियन शेयर्स थे और पूरे साल 24 मिलियन ही शेयर्स रहे। तो हमारे पास बेसिक EPS का नंबर कितना आ गया, 0.625। सही है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूट EPS की। सर डाइल्यूटेड EPS का मतलब है कि हमें ऐसा EPS कैलकुलेट करना है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की EPS में कितनी कमी आ जाए, एज इफ के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाए। अब गौर से समझिएगा, अभी हमारे पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है, वो कितना है, 15 मिलियन। अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो इन लोन के ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस बर्दाश्त किया है वो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। भाई जब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर कैलकुलेट हुआ होगा तो उसमें इस लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ होगा ऑलरेडी। मेरे पास 8 मिलियन 80 लाख रुपए का लोन है जिसका इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं ये कर सकता हूं कि इंटरेस्ट सेविंग ऑन लोन कि मेरा कितना इंटरेस्ट सेव होगा ड्यू टू लोन। अच्छा यहाँ पे एक चीज अगेन आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि 8 मिलियन का 8% मत कर दीजिएगा। अभी थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स बात है कि आपके पास एक ऐसी चीज आ गई है कोर्स में जिसका बैकग्राउंड में आपको नहीं बता सकता इस लेवल में। आपने सिर्फ लायबिलिटी कंपोनेंट को देखा है। लायबिलिटी कंपोनेंट की बात सेकंड पैरा में लिखी है कि 7 मिलियन का लोन है और इफेक्टिव रेट कितना है 10%, 7 लाख, यानी कि 7 लाख से मेरा इंटरेस्ट सेव होगा तो मेरी अर्निंग्स बढ़ेगी। लेकिन जब 7 लाख रुपए से इंटरेस्ट सेव होगा तो 7 लाख रुपए से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा, और 7 लाख रुपए से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा तो उतनी एडिशनल अमाउंट पे टैक्स एक्सपेंस आएगा। भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट होता है ना,
तो जब तुम्हारा 7 लाख का इंटरेस्ट सेव होगा तो पीबीटी बढ़ेगा, तो पीबीटी बढ़ने की वजह से तुम्हारा टैक्स बर्डन भी बढ़ेगा, तो ये तुम्हें लेस करना पड़ेगा, लेस टैक्स ऑन सेविंग इन इंटरेस्ट। वो कितना होगा सर? 7 लाख रुपए का टैक्स रेट इन्होंने सवाल में दिया था कहीं 20%, 1,40,000। ये दोनों नंबर समझ आ रहे हैं सबको? इतना तो प्रॉफिट वो था जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हिस्सा था, लेकिन अभी कुछ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर थे जो कंपनी की जेब से 7 लाख रुपए लेके जा रहे थे। जब वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाएंगे तो वो 7 लाख रुपए लेके नहीं जाएंगे, और वो जो 7 लाख रुपए घर लेके जा रहे थे तो टैक्स वाला उसमें सेविंग दे रहा था, हमें टैक्स वाले का हमें डिडक्शन के तौर पे टैक्स सेविंग दे रहा था। लेकिन जब वो लोग अपना हिस्सा लेकर ही नहीं जाएंगे, कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे, तो उनके हिस्से भी अब हमें टैक्स लगेगा, तो हमारा ये दोनों इंपैक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और इसे मैं नाम दूंगा एडजस्टेड। कितना ये? सर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ याद कर रहे हो, मैं समझ आ रहा है ना कि मैं एक एक स्टेप क्या कर रहा हूं। अब इसके बाद हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना है, और ये भी एडजस्टेड कैलकुलेट करना है। एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बेसिक ईपीएस के लिए कैलकुलेट किया होगा, और इस सवाल में तो वो भी कैलकुलेट नहीं करा, वो डायरेक्टली उन्होंने दे दिया था। वो कितना था? 24 मिलियन। फिर उन्होंने कहा है कि 8 मिलियन का लोन, पहले पैरा की सेकंड बुलेट में रीड कर रहा हूं, 8 मिलियन का लोन कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है? सर हर 2 रुपए के लोन में 1 शेयर मिल सकता है, यानी कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 4 मिलियन। ये लोन कब लिया गया था? किस दिन लिया गया था? साल के शुरू में, और साल के आखिर तक ये लोन रहा, यानी ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर पूरे साल मेरे साथ जुड़े रहे। ये हमारे पास आ गया 28 मिलियन, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। और अब सिंपली हम डाइल्यूटेड ईपीएस अगर कैलकुलेट करें तो 15560,000 डिवाइडेड बाय 28 मिलियन। एक मिनट देखो कितना आ रहा है? 0.555। अब अगर ये डाइल्यूट ईपीएस आ रहा है तो ये तुम्हारा आंसर है। अगर ये इस नंबर से ज्यादा आ रहा होता तो फिर मैं कहता है कि ये एंटी डाइल्यूटिव है, और फिर ये एंटी डाइल्यूटिव है तो जो मेरा बेसिक ईपीएस है उसे ही मैं डाइल्यूट ईपीएस के तौर पे रिपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन है ही नहीं, वो हमारा एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट। कॉपी करें सर इसे। सर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की स्लाइड पर आए। इससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ बातें लिखी है, हाउ टू मेजर डाइल्यूटेड ईपीएस, इसे फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करें। नेक्स्ट स्लाइड पर आए, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का पॉइंट नंबर 2 मैं रीड कर रहा हूं। द कंपटीशन अज्यूम्स द मोस्ट एडवांटेजियस कन्वर्जन रेट और एक्सरसाइज रेट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द होल्डर ऑफ द पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। कह रहे जब अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में, जब आप अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को इनकॉर्पोरेट करोगे तो जो मोस्ट बेनिफिशियल या मोस्ट एडवांटेजियस कन्वर्जन रेशियो होगा होल्डर के पर्सपेक्टिव से, वो आपने अज्यूम करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। अब क्या बात कर रही है? फॉर एग्जांपल कि मैंने इनसे 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैंने इनसे कहा कि अगर आप 3 साल के बाद इस 1 करोड़ के लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हो तो मैं आपको 20 लाख शेयर्स दूंगा, और 4 साल बाद ये काम करवाते हो तो मैं आपको 20 लाख की जगह 25 लाख शेयर्स दूंगा। मैंने एक बंदे से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैंने अरेंजमेंट ये किया कि अगर ये लोन 3 साल में कन्वर्ट हुआ तो 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, और अगर ये लोन 4 साल के बाद कन्वर्ट हुआ तो 25 लाख नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। तो होल्डर की पर्सपेक्टिव से, होल्डर का मतलब है द ऑप्शन होल्डर, जिसके पास ये ऑप्शन है, तो लेंडर की पर्सपेक्टिव से ज्यादा फायदा 25 लाख शेयर्स में, 20 लाख शेयर्स में, 25 लाख शेयर्स में। तो मैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की वर्किंग में भी 25 लाख शेयर को ही इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन की बात करें कि भाई इस डेट पे कन्वर्जन हुई तो इतने शेयर्स, इस डेट पे कन्वर्जन हुई तो इतने शेयर्स, इस डेट पे कन्वर्जन तो इतने शेयर्स, तो आपने ये देखना है कि लेंडर के पर्सपेक्टिव से सबसे बेनिफिशियल कन्वर्जन कौन सी है।
और उस बेनिफिशियल कन्वर्जन को अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। एक सवाल देखते हो तो मैं और अच्छे से समझ आएगा। सर थोड़ी दिन आपको मुश्किल लगेगा, फिर आदत हो जाएगी हमें। क्या चले सर, आप लोग इतने प्यार से कह रहे हैं तो मैं क्लास जल्दी ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास